सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता को चुनौती। भारतीय राजनीति में विदेशी संस्थाओं और सोरोस जैसे धन कुबेरों का जिस तरह दखल देखने को मिल रहा है वह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गुजरात दंगों पर बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अदानी समूह पर तैयार की गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि दोनों घटनाएं स्वतः स्फूर्त न होकर प्रायोजित एजेंडे का हिस्सा हैं। यह भली भांति दिख भी रहा था कि दोनों ही प्रायोजन 2024 के आम चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए रचे गए हैं। इसमें यदि कोई संशय बचा था तो उसे अरबपति निवेशक और दानदाता जॉर्ज सोरोस ने दूर कर दिया। मोदी को लोकतांत्रिक देश का अलोकतांत्रिक नेता बताते हुए सोरोस ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित प्रधानमंत्री को देश की संसद और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को जवाब देने होंगे जो कि मोदी को कमजोर करेंगे और इससे भारत में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तय होगा। सोरोस का कथन केवल मोदी ही नहीं बल्कि भारत की उस विश्वसनीयता यानी विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी प्रहार है जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। सोरोस का बयान यह भी दिखाता है कि बीबीसी हो या हिंडनबर्ग अथवा विदेशी दूतावासों में मोदी को हटाने के लिए चल रही बैठकें एक प्रभावशाली विदेशी लॉबी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के लिए आतुर है। और इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यह कहकर संकेत किया कि भारत में चुनाव भले ही दूर हो लेकिन लंदन न्यूयॉर्क में माहौल बनने लगा है। मोदी को अलोकतांत्रिक बताना उतना ही हास्यास्पद है जितना सोरोन को लोकतंत्र का संरक्षक। मोदी ने न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की कृपा से और न ही तख्ता पलटकर देश की सत्ता हथियाई है। वे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारी बहुमत से 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। सोरोस द्वारा मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का जो आरोप वास्तविकता के विपरीत है, जितना निरर्थक न्यायिक दुखल मोदी सरकार ने झेला है उतना किसी पूर्ववर्ती सरकार के समय में नहीं हुआ। यहां तक कि अदालतों ने हिंसक आंदोलनों तक को असहमति का अधिकार बताकर उचित ठहराया। इसी तरह मोदी विरोध में मीडिया के एक हिस्से ने झूठ से आगे बढ़कर धोखाधड़ी की हद तक एजेंडा चलाया। एक बड़े समाचार पत्र ने राफेल पर झूठ फैलाने के लिए रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज को काट छाट कर प्रकाशित भी किया। भारत के एक वर्ग में तो मोदी सरकार की इसलिए आलोचना होती है कि भारी बहुमत के बावजूद यह सरकार हिंसा, अराजकता और झूठे प्रोपगंडों पर बहुत नरम रही है। इतनी लचीली और लोकप्रिय सरकार को अलोकतांत्रिक बताकर उसके खिलाफ मोर्चा खोलना सोरोस के पूर्वाग्रह और दोगलेपन को ही दर्शाता है। हंगरी मूल के अमेरिकी निवेशक सोरोस का जीवन विरोधाभासों से भरा रहा है। अपनी प्राथमिकताओं में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई की सबसे ऊपर रखने का दावा करने वाले सोरोस ने अमेरिका की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बाडी एनर्जी और आर्क कोल में भी भारी निवेश किया था। सोरोस राजनीति में धन बल का विरोध करते हैं परंतु राजनीतिक चंदा देने में उनका नाम शीर्ष पर आता है। बकौल सोरोस गूगल और फेसबुक समाज के लिए खतरा है क्योंकि वह उपभोक्ताओं में जुए जैसी लत पैदा करते हैं। दिलचस्प यह है कि सोरोस ने इन दोनों ही कंपनियों में निवेश कर रखा है। इंटरनेट की जुए से तुलना करने वाले सोरोस ने स्वयं अपनी संपत्ति विभिन्न देशों की मुद्राओं पर सट्टा लगाकर कमाई है। सोरोस ने सबसे अधिक मुनाफा ब्रिटिश पाउंड की शॉर्ट सेलिंग कर कमाया था। हालांकि इस सट्टे में तकनीकी रूप से कुछ गलत नहीं हुआ परंतु उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड डूब गया और इंग्लैंड भारी मंदी और महंगाई के दौर में चला गया। उसी समय आईसीआई
आर्थिक संकट के लिए भी सोरोस की सट्टेबाजी को दोष दिया जाता है। तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने रिंगित के अवमूल्यन का ठीकरा सोरोस पर फोड़ा था। एक फ्रांसीसी अदालत ने 2002 में सोरोस को इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया कारोबार में लिप्त होने का दोषी भी पाया था। कितनी दिलचस्प बात है कि सम कारोबारी अनैतिकता के दोषी सोरोस अदानी के व्यापार पर जवाब मांग रहे हैं। सोरोस का सबसे बड़ा पाखंड तो उनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF है, जिसके जरिए वे दावा तो सहिष्णु, जवाबदेही और समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का करते हैं, किंतु अपने अकूत धन बल के बूते पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं। ये सोरोस की आत्ममुग्धता और अहंकार ही तो है कि वे अपनी निजी पसंद की चयनित सरकारों से ऊपर रखकर सत्ता परिवर्तन के प्रयास को लोकतांत्रिक बहाली का नाम देते हैं। कोई शब्दांडर इस शब्द को नहीं छिपा सकता कि सोरोस सत्ता परिवर्तन माफिया की अगुवाई करते हैं। छंद नैतिकता के लबादे तले इस माफिया के सामरिक, राजनीतिक और व्यावसायिक हित छिपे होते हैं। यूक्रेन, रूस, अमेरिका, हंगरी, स्लोवाकिया और अरब देशों के बाद सीरिया की नजर, सोरोस की नजर भारत पर पड़ी है। NGO, एक्टिविस्ट, मीडिया और पत्रकारों में सोरोस ने निवेश, दान और फेलोशिप के माध्यम से करोड़ों रुपया बांटा है। इसका प्रभाव भारतीय विमर्श पर स्पष्ट दिखाई भी देता है। सोरोस की समझ से मेल खाते बिंदुओं पर लेखों और संपादकीय टिप्पणियों की भरमार है। ये चिंता की बात है कि सोरोस की भूमिका को जानने के बावजूद कांग्रेस ने OSF के शीर्ष पदाधिकारी सलिल शेट्टी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया। भले ही कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश सोरोस के बयान से दूरी बना रहे हों, परंतु पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री निकोलस वर्ष से संवाद में राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। जिस तरह भारतीय राजनीति में विदेशी संस्थाओं और सोरोस जैसे धन कुबेरों का दखल देखने को मिल रहा है, वह चिंता का विषय है। यह हस्तक्षेप राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता को सीधी सीधी चुनौती देना है। आगामी चुनाव में भारतीय मतदाताओं को तय करना होगा कि देश का भविष्य भारतीय लोकतंत्र तय करेगा या विदेशी संस्थान, विदेशी कथानक और विदेशी पैसा। साथ ही ये भी देखना होगा कि हमें सोरोस जैसी विदेशी शक्तियों के आगे समर्पित राष्ट्र चाहिए या स्वहित और आत्मसम्मान से भरा भारत। तो भारत को एक कूटनीति के तहत अपनी योजना क्रियान्वित होगी और विदेशी ताकतों से हमें बचाए रखना होगा और बचना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।